बच्चों, हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र का। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 में 2 पुस्तकों का संचालन किया जाता है। पहली पुस्तक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी पुस्तक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, हम इन दोनों पुस्तकों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली पुस्तक से, जिसका की नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ हम अध्ययन करेंगे पहली पुस्तक का पहला लेसन, जिसका की नाम है परिचय। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि यदि परिचय पता होगा तभी तो हम आगे का अध्ययन कर पाएंगे और ये सारी चीज़ें आगे लिंक होती चली जाएगी। तो शुरुआत करें परिचय से। परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे वस्तुओं और सेवाओं का अर्थ। बच्चों, अर्थशास्त्र पढ़ते समय आपके सामने बहुत बार शब्द आएगा वस्तु सेवाएं, वस्तु सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उपभोग, वस्तु और सेवाओं का वितरण। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वस्तुएं क्या होती हैं और सेवाएं क्या होती हैं। इससे पहले भी आपने अध्ययन किया होगा, वस्तुओं का नाम भी सुना होगा, सेवाओं का नाम भी सुना होगा, परंतु उनका परिभाषा, उनका अर्थ आप यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुएं क्या होती हैं। बच्चों, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वस्तुएं। मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मूर्त चीज़। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि पंखा चल रहा है, हम उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी हवा को महसूस तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो क्या है? चीज़ है, एक वस्तु है। समझ में आया? इसी प्रकार हम बात करें कुर्सी की, जिस पे कि हम बैठते हैं, तो वो भी क्या है? मूर्त वस्तु। तो इस प्रकार की जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? संतुष्ट करती है। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण दिया पंखे का, उदाहरण दिया कुर्सी का, तो ये क्या करती हैं? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। तो इन सभी को बोलती हैं वस्तुएं। आया बच्चों समझ में? यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौतिक मूर्त वस्तुएं जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। भौतिक, भौतिक मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनकी एक फिजिक होती है, वो होगी भौतिक। मूर्त वस्तुएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये वस्तुएं क्या करती हैं? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। तो ये वस्तुएं कहलाती हैं। अब आपके सामने ये चीज़ें क्लियर है कि वस्तुएं क्या होती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि आपको कपड़े पहनने हैं, तो कपड़े क्या हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहे हैं। भूख लग रही है, खाना खाना है, तो खाना भी क्या है? मूर्त है, जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये कहलाएंगे क्या? भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, मूर्त वस्तुएं होती हैं, वो उसे ही हम क्या कहेंगे? वस्तुएं। ठीक है बच्चों, जिसे कि हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ आपके सामने उदाहरण भी दे रखा है, खाद्य पदार्थ, कपड़े। ठीक है। जो दूसरा कंसेप्ट हमारे सामने आता है वो है सेवाएं। कि सेवाएं क्या होती हैं? बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट तो करती है, किंतु हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो रही है, आप अध्ययन कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं देती ना। शिक्षा कोई दिखाई देती है क्या? नहीं। चिकित्सक आपका इलाज करता है, तो वो आपका इलाज करता है, वो अपनी सेवाएं देता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ऐसी जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारी आवश्यकताओं की क्या करती है? संतुष्टि करती है, उसे ही हम कहते हैं सेवाएं। सेवाएं भी कई होती हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, अध्यापक के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, चिकित्सक के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। आप बैंक जाएंगे तो बैंक कर्मी जो आपको सेवाएं देते हैं, तो ये सब कहलाती हैं सेवाएं, जो कि अमूर्त होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किंतु ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सेवाएं क्या होती हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्विसेज, और जो हमने वस्तुएं पढ़ा था उसको हम बोलते हैं गुड्स। आपको ये जो नाम है वो इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो हम यदि उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन देखेंगे, इंग्लिश वर्जन देखेंगे, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है बच्चों, तो इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि कौन करती है? सेवाएं भी करती हैं,
जो कि अमूर्त होती हैं, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। इसके उदाहरण जैसे मैंने आपको बताए थे, चिकित्सक के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो कि हमारा इलाज करता है, अध्यापक के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो कि हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, जिससे कि हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, संतुष्टि। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसको कि हम बार बार पढ़ेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में, कि क्या तो वस्तुएं होती हैं और क्या सेवाएं होती हैं। हम आगे, अभी तो आप 12th क्लास में हैं, आप बीए करेंगे, आगे फर्दर स्टडीज़ जो भी करेंगे वहाँ पर ये वर्ड बार बार यूज़ होता है, तो हमें इसका पता होना चाहिए कि क्या तो वस्तुएं होती हैं और क्या सेवाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे के लिए देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब हम को रिलेट करते हुए चलते हैं। आप विद्यार्थी हो, आपको शिक्षा की आवश्यकता है, आपको भूख लगेगी तो आपको खाने की आवश्यकता है, आपको खेलना है तो खेलने के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी आपको आवश्यकता होगी। तो कोई ना कोई व्यक्ति को किसी ना किसी वस्तु की और सेवा की आवश्यकता अवश्य होती है, क्योंकि ये जो संसार है वो चली आवश्यकताओं से रहा है। हम कहते हैं ना कि आवश्यकता है वही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता, और आवश्यकता होती है तभी उस वस्तु का क्या होता है, आविष्कार होता है। तो किसी न किसी व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता होती है, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। व्यक्ति विशेष, अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया कि व्यक्ति विशेष। अब व्यक्ति विशेष का मतलब ये नहीं कि केवल आप ही व्यक्ति या फिर मैं ही व्यक्ति। व्यक्ति विशेष का अर्थ क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं, समाज से ले सकते हैं, व्यक्तियों के समूह से ले सकते हैं, या जो उत्पादन करने वाली जो फर्म होती है उसे भी हम व्यक्ति विशेष कह सकते हैं। यही यहाँ पर है कि व्यक्ति विशेष अर्थात निर्णय लेने में सक्षम इकाई। आप अपने बारे में निर्णय ले सकते हैं, मैं अपने बारे में निर्णय ले सकती हूँ। तो जो निर्णय ले सकता है अपनी वस्तुओं और सेवाओं की संतुष्टि के बारे में कि हमें किसी वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, व्यक्ति विशेष। अब व्यक्ति विशेष में कौन कौन आ सकता है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति भी आ सकता है, परिवार भी आ सकता है, समूह भी आ सकता है, फर्म या कोई भी संगठन आ सकता है। समझ में आया। यहाँ पर आपको एक बात बताई गई है कि व्यक्ति विशेष को क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति विशेष कौन होता है, जो कि किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीदने में, बेचने में क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है। और ये व्यक्ति विशेष क्या हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, या समाज हो सकता है, या व्यक्ति अकेला हो सकता है, या फिर परिवार भी हो सकता है। तो आपको यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्ति विशेष से क्या अभिप्राय है, तो आप बता सकते हैं ना कि व्यक्ति विशेष में कोई अकेला व्यक्ति भी आ सकता है, समाज भी आ सकता है, परिवार भी आ सकता है, फर्म भी आ सकती है, और कोई संगठन भी आ सकता है जो कि निर्णय लेने में क्या हो, सक्षम हो। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होती चली जा रही है। पहली डेफिनेशन हमने वस्तु की क्लियर की, उसके बाद सेवा की, और जो थर्ड डेफिनेशन हमने क्लियर की कि व्यक्ति विशेष किसे कहते हैं। व्यक्ति विशेष जिसे कि वस्तुओं और सेवाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में संसाधनों की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर चीज़ें लिंक करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या अर्थशास्त्र होता है, क्या अर्थव्यवस्था होती है। अब हमने पहले बात कही कि व्यक्ति विशेष को क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब वस्तु और सेवाएं ऐसे तो नहीं कि आसमान में से टपक जाते हैं और व्यक्ति विशेष या जो भी व्यक्ति है, आप हो मैं हूँ, और उसे हम क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। नहीं की जाती। जैसे कि आप इस पेन का उदाहरण लें कि आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन ये पेन पहले क्या होगा, उत्पादित होगा ना, होगा नहीं होगा। और इस पेन को उत्पादन करने में क्या आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये पेन प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, इसमें स्याही डली है तो स्याही की आवश्यकता होगी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जिस वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है उसे उत्पादित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और एक वस्तु और सेवा को उत्पादित करने में कई संसाधन काम में लगते हैं। जैसे कि अभी आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, अब आपको लग रहा है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन टीचिंग में भी कई संसाधन लगते हैं। कैमरा लगता है, माइक लगता है, बोर्ड लगता है, रिमोट लगता है ही नहीं लगता। तो ये सभी क्या है, उत्पादित करने में लगे संसाधन। समझ में आया कि किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादित करने में संसाधनों की आवश्यकता होती है।
यहीं पे लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करने में संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, औजार, मशीनें, ये सब क्या हैं, संसाधन। ठीक है, जैसे कि अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं उत्पादन में, हम अनाज के उत्पादन में, कि भाई एक अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो अनाज का उत्पादन मैंने आपको बताया ऐसे हवा में तो नहीं हो जाता, उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अनाज का उत्पादन करने में लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी भूमि की, हवा में तो उगेगी नहीं ना फसल, भूमि पे ही उगेगी, तो भूमि की आवश्यकता होगी। फिर उसमें हमें पानी भी देना होगा, जल देना होगा। इसके अलावा उसमें कई तरह के औजार भी लगते हैं, जैसे आप जानते हो कृषि के बारे में, तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, थ्रेशर यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर भी यूज़ किया जाता है, बीज लगते हैं, मशीनें लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, उत्पादन होता है। ये तो बात थी अनाज उत्पादन की। और यदि हम फैक्ट्री में यदि उत्पादित माल के बारे में बात करें तो उसके लिए भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ को मतलब वस्तु और सेवाओं को जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसको उत्पादित करने में कई साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें। एक व्यक्ति जितनी वस्तु और सेवाएं उपभोग करना चाहता है उनमें से उसे कुछ ही उपलब्ध होती है। देखो बच्चों, लिंक्ड बातें हैं सारी, कि हमें क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने में क्या चाहिए, संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब हमें जो वस्तुओं और सेवाएं चाहिए वो ऐसा तो नहीं है कि हमें सारी वस्तुएं और सेवाएं मिल जाती है। जैसे मेरे पास अभी घर है, वो घर कैसा लगता है मुझे, छोटा, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। ऐसा यदि होने लग जाए तब तो क्या हो, कोई दुखी ना हो, नहीं होना। क्यों, क्या होता है, लोगों को अधिक से अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हमारे पास कूलर है तो हम सोचते हैं नहीं कूलर नहीं, हमें तो एसी की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो आप एसी खरीद पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि संसाधन तो हमें की आवश्यकता तो होती है वस्तु का उत्पादन करने के लिए, किंतु जो हम वस्तु और सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें सारी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। क्यों नहीं उपलब्ध होती, क्योंकि संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है। यदि हमारे पास अथाह भूमि हो, अथाह जल हो, अथाह औजार, मशीनें, मतलब अनलिमिटेड हो, तो क्या हो, हम उससे सब कुछ उत्पादन कर सकते हैं। सब कुछ उत्पादन करेंगे तो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती क्योंकि संसाधनों का क्या पाया जाता है, अभाव। अब वही संसाधन, जैसे हमारे पास मान लो कुछ मात्रा में भूमि है, अब उस भूमि पे या तो तुम अनाज उगा लो, या तो तुम कोई फैक्ट्री लगा लो, या फिर तुम उस पर अपना कोई घर बना लो। तो एक भूमि एक ही चीज़ में काम में आ सकती है, बहुत सारी चीज़ों में तो काम नहीं आ सकती। तो इसीलिए क्या होता है, संसाधनों का अभाव पाया जाता है। इसीलिए हमारी जो सारी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, हमें सारी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। आगे बच्चों समझ में ये सारी चीज़ें रिलेट होती चल जा रही है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि हमें क्या होती है, वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है, और वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करने में कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, और हम जिस वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी वस्तु और सेवाएं हमें उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि उनको उत्पादित करने के लिए जो प्राप्त संसाधन हैं उनका अभाव पाया जाता है। ठीक है बच्चों, व्यक्ति विशेष अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा इस उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अन्य वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करने में कर सकते हैं। कि व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है, जो उसके पास उपलब्ध जो संसाधन है, व्यक्ति विशेष के पास जो उपलब्ध संसाधन है वो क्या करेगा, उनसे उसने किसी वस्तु का उत्पादन कर दिया। तो जो भी वस्तु का उसने उत्पादन किया वो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा जो उत्पादन है वो काम में ले लेगा, नहीं, उसे जितनी आवश्यकता है वो उसको काम में ले लेगा, अपने पास रख लेगा, और उसका जो शेष अंश है उसको वो क्या कर देगा, मार्केट में बेच देगा, और उसे जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें वो उससे खरीद सकता है। नहीं समझ में आया? उदाहरण लेते हैं, जैसे किसान है, किसान ने 10 बोरी गेहूं का उत्पादन किया। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने 10 बोरी गेहूं का उत्पादन किया तो सारी के सारे गेहूं उसको काम में आएगा, नहीं, माना उसकी आवश्यकता केवल 2 बोरी गेहूं की है, तो 2 बोरी गेहूं उत्पादन उसने अपने पास रख लिया, और जो बाकी है 8 बोरी गेहूं उसको उसने मार्केट में बेचा, बदले में उसको क्या मिले, पैसे मिले, और उन पैसों से उसने वो वस्तुएं सेवाएं खरीदी जिसकी कि उसे आवश्यकता थी। जैसे घर में बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं, अनाज के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, तो वो उसने सारी खरीद ली। आगे बच्चों समझ में? तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि व्यक्ति विशेष अपने पास जो भी संसाधन है
उनको उपयोग में लाकर क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इस उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अन्य वस्तुओं सेवाओं प्राप्त करने में वो कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कोई एक शिक्षक है, वो क्या करेगा, उसके पास क्या है देने के लिए संसाधन, उसकी कुशलता है, उसकी शिक्षा है, जिसको कि वो क्या करता है, देता है। अब उसका प्रयोग वो खुद तो करता ही है, भाई करता ही है, वो उसकी शिक्षा उसके काम तो आती है। साथ में जब वो अपनी सेवाएं देता है शिक्षा के रूप में, तो उसके बदले में उसको आय मिलती है, और वो उस आय का प्रयोग क्या करेगा, अपने लिए वस्तुओं और सेवाओं खरीदने में लगाएगा, ताकि कि वो खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसा ही चिकित्सक के साथ है। यदि कोई मजदूर है, मजदूर किस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, अब वो वहाँ जाता है, वहाँ पर जिस भी वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु का उत्पादन के बदले में उसको क्या मिलती है, आय प्राप्त होती है, और उस आय से वो क्या करता है, वस्तु और सेवाएं खरीद सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति के पास जो कुशलता होती है या कोई संसाधन होते हैं, कुशलता भी क्या है, व्यक्ति की एक संसाधन ही है। आपने पढ़ा होगा कि मानव भी एक क्या होता है, संसाधन ही होता है। उसकी कुशलता क्या है, उसके लिए एक संसाधन है। ठीक है, तो मानव अपनी कुशलता रूपी संसाधन से जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु और सेवा का क्या करता है, उत्पादन करता है, उससे क्या कर सकता है, वो दूसरी वस्तु और सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। आ रहा है ना बच्चों समझ में? आगे देखिए, आगे होती है सामान्य अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की किसी भी व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता होती है, व्यक्ति विशेष क्या होता है और आवश्यकताएं क्या होती है। सभी जो व्यक्ति और वस्तु और सेवाओं की जो आवश्यकताएं होती है, वो आवश्यक नहीं है कि वस्तु को व्यक्ति को उपलब्ध ही हो। उसके लिए संसाधनों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, और व्यक्ति अपने संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करता है, और उसके एक अंश से वो अन्य वस्तु और सेवाएं भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलती कहाँ हैं, अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति यही तो करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। सभी व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करते हैं, इसीलिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बेचकर या प्राप्त करके ही पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि सामान्य अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। आवश्यकताएं असीमित। देखो बच्चों, ये बात जहाँ भी अर्थशास्त्र की बात होती है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ही इसी चीज़ से होती है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी होती है, असीमित। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास छोटा घर है तो मुझे बड़ा घर चाहिए, कूलर है तो हमें एसी चाहिए, छोटी गाड़ी है तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, स्कूटर है तो हमें क्या चाहिए, बाइक चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों की आवश्यकताएँ कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। अब उन असीमित आवश्यकताएँ हैं, उसको पूर्ति के जो संसाधन होते हैं या साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित। तभी तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है। हमारी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। तो आवश्यकताएं असीमित और उसकी पूर्ति के जो साधन होते हैं सीमित। अब उस जो साधनों में हम असीमित आवश्यकताओं की कैसी पूर्ति करें, कैसे असीमित जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, उसी का अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थात अर्थव्यवस्था क्या होती है, टोटल उसमें आर्थिक क्रियाकलाप इसी चीज़ के चलते रहते हैं। ठीक है, कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हो, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। और उस किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो क्या है, सीमित है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, भाई कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए, अमीरों के लिए किया जाए, गरीबों के लिए किया जाए, श्रम से किया जाए, पूंजी से किया जाए, या कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो यही समस्याएं हमारे सामने मंडराती रहती है, और इसी का अध्ययन हम किस में करते हैं, हमारे अर्थशास्त्र में। ठीक है बच्चों, तो व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संसाधनों का। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और वो संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का कैसा प्रयोग करना होता है, उत्कृष्ट। मान लो कि हमारे पास एक भूमि है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उस भूमि में हम अनाज भी उत्पादित कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, और या उस पर हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल भी चला सकते हैं। तो उस भूमि का हमें उत्कृष्ट प्रयोग करना होगा। कैसे, कि अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो यही चीज़, ये मैनेजमेंट ही हम देखते हैं अर्थशास्त्र में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो
तराजू देख रहे हो कि जो हमारी आवश्यकता है वो तो बहुत सीमित है, लेकिन उसकी पूर्ति के साधन कैसे हैं, सीमित है। तो हमें यही करना होता है कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधन में कैसे करें। उसके लिए हमें चुनाव करना होता है कि हमें हमारी आवश्यकताएं कौन सी है जो कि तीव्र हैं, जिनका पूरा होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार हम जो संसाधन होते हैं उनका आवंटन इस प्रकार से करते हैं कि जो आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हो वो अधिक पहले में पूर्ति हो सके उसकी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पर यही है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताएं उनके द्वारा किए गए उत्पादन के मध्य क्या होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए। या ऐसा वैसे तो देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो किसान जितना उत्पादन कर रहे हैं, जो भी किसान है देश के, वो जितना उत्पादन कर रहे हैं वो उतना उत्पादन करना चाहिए जितने कि यहाँ के लोग उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो उत्पादन ज़्यादा होगा, लोगों का उपभोग कम होगा, या उपभोग कम होगा, उपभोग ज़्यादा होगा और उत्पादन कम होगा, क्योंकि दोनों के मध्य बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें संसाधनों का क्या करना है, अच्छे से वितरण करना है। हम चाहते हैं कि कोई भी संसाधन हमारा वेस्ट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर यही तो बात की है कि सीमित संसाधनों से हमें असीमित आवश्यकताओं की क्या करनी है, पूर्ति करनी है, संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना है। तो उसके लिए होना तो यही चाहिए कि जो संसाधन है उनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि टोटल उपभोग हो रहा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि संसाधन जो उत्पादन है, उपभोग है, वो कैसे होंगे, सुसंगत नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यदि ऐसा हो जाता है कि किसी वस्तु का उत्पादन वो तो हो गया अधिक, ठीक है, और जबकि उसका उपभोग क्या हो गया, कम, तो हम क्या करेंगे, जो उत्पादन तो अधिक हो रहा है उसका और उपभोग कम हो रहा है, तो मतलब जो उत्पादन है वो वेस्ट ही जाएगा ना, क्योंकि उपभोग तो है ही नहीं। तो उस वस्तु के उत्पादन में जो संसाधन लगे हैं उसको हम वहाँ से निकालेंगे और किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे जिसकी की मांग क्या है, अधिक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें दोनों में क्या रखना है, बैलेंस रखना है। और यदि इसका विपरीत होता है कि उत्पादन तो क्या है, कम है, और उपभोग क्या है, अधिक है। जैसे अनाज की बात ले लो आप, कि अनाज है देश में, तो अनाज का उत्पादन तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन देश के लोगों के द्वारा उसका उपभोग क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो देश के लोगों को उपभोग ज़्यादा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो इसके लिए उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। तो हम जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो संसाधन लगे, जैसे भूमि लगी है, श्रम लगा है, पूंजी लगी है, उसको हम वहाँ से निकालेंगे और अनाज के उत्पादन में लगा देंगे, जिससे क्या होगा, उत्पादन और उपभोग दोनों सुसंगत हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं संसाधनों का विनिधान, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का उत्पादन सामूहिक उपभोग की तुलना में अधिक है, जैसे मैंने आपको बताया उत्पादन तो अधिक है, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, अनाज ले लेते हैं, और उपभोग क्या है, कम है। उत्पादन ज़्यादा हो रहा है उसका और उपभोग कम हो रहा है। तो उत्पादन ज़्यादा है अर्थात संसाधनों का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु के उत्पादन में जो संसाधन लगे हैं उसे निकाल के हम अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगा देंगे जिसकी की मांग अधिक है। ऐसे नहीं कि उसे लगा के किसी और वस्तु के लगा दिए जिसका ऑलरेडी अधिक उत्पादन हो रहा है, नहीं, उसमें लगाएंगे कि जिसका उपभोग कम है, उपभोग अधिक है, ठीक है, और उसके अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। यही यहाँ पर कहा है कि उस वस्तु के उत्पादन में लगे संसाधनों का प्रयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है जिनकी मांग क्या है, अधिक है। अब इसके विपरीत यदि होता है कि उत्पादन तो क्या होता है, कम, और उपभोग होता है ज़्यादा। अब वस्तु की और सेवाओं की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें अनाज की आवश्यकता बहुत अधिक है, लोगों को उपभोग के लिए चाहिए, वरना लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, और उसका उत्पादन क्या हो रहा है, कम। तो हम क्या करेंगे, अन्य वस्तुओं और सेवाओं से हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, किसको, संसाधनों को, और हम किस में लगा देंगे, अनाज के उत्पादन में लगा देंगे, ताकि उत्पादन क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, और उत्पादन और उपभोग में सुसंगतता हो जाएगी और संसाधनों का वेस्टेज भी नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है कि इसके विपरीत यदि किसी वस्तु का उत्पादन सामूहिक उपभोग की तुलना में कम है तो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे संसाधनों का पुनः विनिधान उस वस्तु के उत्पादन में किया जा सकता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है विनिधान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाम से तो बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन हम इसको आगे समझते हैं कि वस्तु और सेवाएं जो हैं जिसका उत्पादन अधिक हो रहा है, वहाँ से उसको लगाकर हमें उस वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लगाना चाहिए जिसके की मांग बहुत अधिक है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि संसाधनों का विनिधान, अलोकेशन क्या होता है। संसाधन हमने देख लिए क्या होते हैं, जिसके लिए हमें क्या करते हैं, जो अन्य वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करते हैं वही संसाधन होते हैं। हमने बात की ना, जैसे भूमि संसाधन, जल संसाधन, औजार, मशीनें, ये सब क्या है, संसाधन ही तो हैं। अब संसाधनों का विनिधान क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा आवंटन, क्या हम कह सकते हैं वितरण, तो यही होता है विनिधान। किसी वस्तु के उत्पादन में कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है उसे वो संसाधन दे देना, वही क्या होगा, विनिधान। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी वस्तु का उत्पादन कम हो रहा था तो हमने उसको क्या दे दिए, और संसाधन दे दिए, अर्थात संसाधनों का क्या कर दिया, विनिधान कर दिया, वितरण कर दिया, आवंटन कर दिया, ठीक है, ताकि उस वस्तु का उत्पादन किया जा सके। इसे ही हम बोलते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर संसाधनों का विनिधान। लिखा हुआ है प्रत्येक वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किस संसाधन को कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए। किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है तो हमें कितनी मात्रा में उसको देना है और किस वस्तु और सेवा के उत्पादन में देना है, उसे ही हम क्या कहेंगे, विनिधान। ठीक है, आवंटन या वितरण। समाज की आवश्यकताओं की तुलना में समाज में संसाधनों की क्या होती है, कमी। जैसा कि हमने बताया कि सामूहिक आवश्यकताएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके उत्पादन में लगे जो संसाधन हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। अतः समाज की पसंद व नापसंद को ध्यान में रखते हुए सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करना होता है। हमारे पास समस्या क्या आती है कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो है सीमित और समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो है असीमित, और समाज को इतना सा तो है नहीं बहुत बड़ा, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या नहीं पसंद है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो सीमित संसाधन हैं उनका प्रयोग करना होता है समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उसी लिए हमें संसाधनों का क्या करना होता है, वितरण करना होता है। जैसे अनाज का उत्पादन है, अनाज भी बहुत सारे होते हैं, कितने लोगों को गेहूँ पसंद है, कितने लोग कोई चावल खाते हैं, कोई मक्का खाते हैं, कोई बाजरा खाते हैं, तो हमें उन्हें संसाधन क्या करने होते हैं, वितरित करने होते हैं कि किसी जैसे गेहूं है उसके उत्पादन में कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इसे ही हम संसाधनों का विनिधान कहते हैं कि सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का क्या करना, वितरण करना, लोगों की पसंद और नापसंद को देखते हुए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संसाधनों का विनिधान क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है, लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, संसाधनों को वितरित, आवंटित या विनिधान किया जाता है। ठीक है, आगे के लिए है कि संसाधनों का विनिधान करने के बाद विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का क्या होता है, उत्पादन होता है। हमने अब क्या कर दिया, संसाधनों का विनिधान कर दिया, मतलब संसाधनों को आवंटित कर दिया। गेहूं के उत्पादन में इतने संसाधन लगेंगे, चावल के उत्पादन में इतने संसाधन लगेंगे, आवंटित कर दिया, वितरित कर दिया। आ रहा है बच्चों समझ में। उसके बाद हमें अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन प्राप्त होते हैं कि गेहूं का उत्पादन प्राप्त हुआ, चावल का इतना हुआ, मक्का का इतना हुआ। तो ये विशिष्ट संयोजन हमें संसाधनों के विनिधान के बाद ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। जैसे आप मान लो कि आपका घर है, आपके घर में 10,000 रुपये आप लोगों की इनकम है, तो आप ये देखेंगे कि किस किस चीज़ों में हमको कितनी कितनी ज़रूरत है, तो हम अलॉटमेंट कर देते हैं, नहीं कर देते। फिर हम देखते हैं हाँ यहाँ से हमें इतनी प्राप्ति हो गई, यहाँ से हमें इतनी प्राप्ति हो गई। तो यही क्या होता है, मैनेजमेंट पूरे समाज में होता है, पूरी अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें चलती हैं कि हमारे जो संसाधन हैं, जैसे कि सरकार बजट की घोषणा करती है, हम आगे भी पढ़ेंगे बजट के बारे में। तो बजट की घोषणा करती है तो सरकार के पास एक राशि होती है, ये बजट की राशि है, उसे सरकार क्या करती है, अलग अलग चीज़ों में क्या करती है, वितरित की। शिक्षा पर इतना खर्च करना है, चिकित्सा पर इतना खर्च करना है, विद्यार्थियों पर इतना खर्च करना है, जो पेंशनर्स हैं उन पर इतना खर्च करना है। क्यों? क्योंकि सरकार देखती है कि किसको कितनी आवश्यकता है, हमारे संसाधनों को हम किस पर कितना लगा सकते हैं। तो यही बात क्या होती है, हमारे संसाधनों के साथ होती है, क्योंकि संसाधन होती हैं सीमित और उनको हमें विभिन्न सेक्टर्स में क्या करना होता है, अलोकेटेड करना होता है, जो कि हम करने के बाद फिर हमें अलग अलग संयोग प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इस प्रकार जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित भी करना होता है। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि किसको हम कितना कितना संसाधन दें। प्रॉब्लम आई ना कि भाई ऐसे लोग कहेंगे नहीं हमें तो गेहूं पसंद है, आप गेहूं में ज़्यादा दो। लोग कहेंगे नहीं चावल ज़्यादा है पसंद है तो चावल में ज़्यादा संसाधन दो। आ रहा है बच्चे समझ में कि हमें ये प्रॉब्लम होती है कि किस किस चीज़ों में हम कितने कितने संसाधन दें। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई।
अब संसाधन दे भी दिए, उसके बाद जो उत्पादन प्राप्त हुआ, अब उस उत्पादन की दिक्कत होती है कि उस उत्पादन को किस किस में कितना वितरित करें, होती नहीं होती है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी जो समस्याएं हैं वो पाई जाती है अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र इन समस्याओं का क्या प्रस्तुत करता है, हमें समाधान प्रस्तुत करता है। अब ये मानो अर्थशास्त्र होता ही नहीं तो ये समाधान हो पाता नहीं, कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो किस किस चीज़ में लगनी चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने बजट का उदाहरण दिया था कि सरकार के पास पैसा तो होगा लेकिन सरकार को ये नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ कहाँ खर्च करना है और किन किन से कितनी कितनी प्राप्ति होगी, तो इससे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये है कि पहली प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि संसाधनों का विनिधान या वितरण किस प्रकार किया जाए, किसे किया जाए, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उत्पादन उसका वितरण किसे किया जाए। तो यही अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं होती हैं, जिसे कि हम आर्थिक समस्या भी कहते हैं। अतः यह अर्थव्यवस्था की मूल आर्थिक समस्याएं होती हैं। तो बच्चों, हमने फर्स्ट लेसन परिचय स्टार्ट किया और उसमें हमने जो बेसिक चीज़ें वो जानी कि वस्तुएं किसे कहते हैं, सेवाएं किसे कहते हैं, व्यक्ति विशेष क्या होते हैं, किस प्रकार संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं, किस प्रकार जो संसाधन हैं वो कैसे होती हैं, सीमित होती हैं, और सीमित संसाधनों का किस प्रकार से क्या किया जाता है, विनिधान, और हमारे सामने कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हमने अर्थव्यवस्था की समस्याओं के बारे में जाना, अब इन समस्याओं का समाधान भी कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाए, इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, यहाँ नोट की गई है, उसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है, और जो भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।